आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो शुरू करते हैं एटम से। मान लो कि हमारे पास ये एक मैटर का टुकड़ा है, यानी किसी चीज का टुकड़ा है। अगर हम इस मैटर के टुकड़े को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस पीस को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं और फिर इस पीस को भी 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। ऐसे करते करते हम इसे तोड़ लेंगे और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पर हम इस मैटर के टुकड़े को और भी ज़्यादा तोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हमारे पुराने एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने इस टुकड़े को परमाणु कहा था, पर क्या करें, हम ब्रिटिशर्स की बोली बोलते हैं तो हमें इसे एटम कहना पड़ेगा। तो जो ये मैटर था जिसको हमने लिया था, इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। तो हम मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को ही एटम कहते हैं, यानी उसके बाद उस मैटर के टुकड़े को हम तोड़ नहीं सकते। सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इनके साइज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द साइज ऑफ एन सिंगल एटम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इमेजिन इट। तो भाई हम उस मैटर के पार्टिकल के साइज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे देख सकते हैं? ऐसा भूल से भी मत सोच लेना कि हम एक मैटर के एटम को देख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन नॉट सी ए एटम विद आवर नेकेड आइज। अब बात करते हैं कि एटम का नामकरण किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ही वो पंडित थे, अरे सॉरी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। तो मान लो कि एक एटम है हाइड्रोजन का, और अगर ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो जाए, यानी पहले हमारे पास एक हाइड्रोजन था और अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, H2। H हो गया हाइड्रोजन एटम और 2 ये कहता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे H2 वाले केस के अंदर था, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स थे और H2O के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के अंदर। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन वाले केस के अंदर था, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स थे, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। यानी एलिमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2 एंड एक्सेट्रा। ये हो गए एलिमेंट्स। तो अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को लें, यानी H2O को लें, तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर सभी एटम्स एक जैसे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये अलग अलग एटम्स से बना हुआ है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड, जो कि अलग अलग एटम से एक मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक एटम के पास अपना अपना मास होगा। तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स है एंड एक ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि हम नॉर्मली kg का यूज़ करते हैं, वैसे हम जो एटम का मास होता है उसे मेज़र करने के लिए AMU यूज़ करते हैं। अब हम रेशियो बाई मास निकालेंगे। अब तुम कहोगे ये क्या होता है? तो जो ये मॉलिक्यूल है H2O का, इसके अंदर 2 तरह के एटम्स है, एक है हाइड्रोजन के एटम्स और एक है ऑक्सीजन के एटम। तो जो हाइड्रोजन के एटम है उनका मास और ऑक्सीजन के एटम का मास, उनका रेशियो बाई मास कहलाता है। तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 AMU
एंड एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 AMU। तो जब हम हाइड्रोजन के मास से ऑक्सीजन का मास डिवाइड कर देंगे और इसे डिवाइड करने के बाद हमें 1/8 मिल जाएगा। तो अब हम इसका रेशो लिखते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 और बाद में रेशो का साइन लगा देंगे और उसके बाद लिख देंगे 8। ये हो गया रेशो बाय मास वाटर के मॉलिक्यूल का। तो जो हमें ये रेशो मिल रहा है ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। यानी अगर हमें कहीं पे भी वाटर मिला और हमने उसके एक मॉलिक्यूल का रेशो बाय मास निकाला तो वो हमें मिलेगा 1:8। भले ही तुम पानी अपने नल से लो या नाली से, वो तो 1:8 ही मिलेगा। तो ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका रेशो बाय मास पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। और कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। ये हो गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एक एलिमेंट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होते हैं और एक कंपाउंड ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, जैसे कि H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मान लो कि हमारे पास वाटर है और हमने इसके अंदर डाल दी सैंड और हमने इसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये बन गया हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर हम दो मैटर को कंबाइन कर देते हैं किसी भी रेशो में। हम ये नहीं देखेंगे कि वाटर एंड सैंड का क्या रेशो लेंगे, हम किसी भी रेशो में वाटर एंड सैंड को मिक्स कर सकते हैं। तो इन्हें ही कहते हैं हम मिक्सचर्स, जिनके अंदर हम ऐसी दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं बिना किसी रेशो का ध्यान रखते हुए। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, when two or more than two types of matter combine with each other in any ratio then there forms a mixture। जब दो मैटर या दो से ज़्यादा मैटर एक दूसरे में अंदर, क्या बोल रहा हूँ, एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और यहाँ पे हम किसी रेशो का ध्यान नहीं रखते, वो किसी भी रेशो के अंदर मिक्स हो सकते हैं। मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हो गए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इस एपिसोड में इतना ही पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, तो जल्दी आ जाओ ना। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप, पिछले एपिसोड में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था, तो इस एपिसोड में हम 2-3 लॉज देखेंगे। तो इन लॉज को एंटोनी एल लेवोइसिर ने दिया था। इन दोनों लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम इस नाम को देखो, ये नाम सीधा सीधा कह रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे मास को कंजर्व करने की बात हो रही है। तो ये लोग कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर ना ही तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड का, यानी ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं और जब ये रिएक्ट होंगे तो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो ये दो चीजें रिएक्ट हो रही है, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट होती है एक रिएक्शन के अंदर, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्ट हो रहे हैं तब इनका नाम हो गया रिएक्टेंट्स। तो एक फैक्ट्री के अंदर से कोई भी चीज बन के निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। वैसे ही जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो चीजें प्रोड्यूस होती है उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो हमारे रिएक्शन के अंदर सोडियम एसिटेट
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। और हमें इन सारों का मास भी दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम्स, एसिटिक एसिड का मास है 6 ग्राम एंड सोडियम एसीटेट का मास है 8.2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 ग्राम और H2O यानी वाटर का मास है 0.9 ग्राम। तो अगर हम इन रिएक्टेंट्स का मास ऐड कर दें, यानी जो चीज़ें रिएक्ट हो रही है उनके जो मास है उनको हम ऐड कर दें, तो सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम्स एंड एसिटिक एसिड का मास है 6 ग्राम्स। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 11.3 ग्राम्स। ये हो गया जो रिएक्टेंट्स है उनका मास। और जो ये प्रोडक्ट्स है इनके मास को भी हम ऐड कर देते हैं। सोडियम एसीटेट का मास है 8.2 ग्राम, इसको ऐड कर देते हैं 2.2 ग्राम से और 0.9 ग्राम से, तो ये भी हमें 11.3 ग्राम से मिलेगा। तो हमने ये देखा कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है, जैसा इस वाले केस के अंदर था। और यही चीज़ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एक रिएक्शन के अंदर ना ही तो मास बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ ये कहता है इन ईच एंड एवरी कंपाउंड the composition of element always remain fixed and the ratio by mass of element always remain fixed। यानी ये दो चीज़ें कह रहा है कि जो कंपाउंड होता है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो इस पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहती है और जो उनका रेशियो बाय मास होता है वो भी फिक्स रहता है। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O का, यानी हमारे प्यारे से पानी का। तो ये एक कंपाउंड है, तो इसकी जो कंपोजिशन है, अब कंपोजिशन किसे कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, यानी कैसे वो बना हुआ है। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड एक ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। तो जो इसकी कंपोजिशन है ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहती है। तो भले ही तुम वाटर नल से लो या नाली से लो, उसके अंदर तुम्हें 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे। तो यही इस लॉ का पहला पॉइंट है। और दूसरे में ये कहता है रेशियो बाय मास इस पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। तो अगर हम वाटर का रेशियो बाय मास निकालें जैसा पिछले एपिसोड के अंदर निकाला था, तो वो आएगा 1:8 और ये रेशियो बाय मास पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। तो ये लॉ यही कहता है कि एक कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है और जो रेशियो बाय मास होता है ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। तो इस लॉ के अंदर जो रेशियो बाय मास वाली बात कही थी वो प्रोस्ट अंकल ने कही थी। वो भी एक साइंटिस्ट थे जो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि कंपाउंड का जो रेशियो बाय मास होता है वो इस पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉज को मेनली लेवोइसियर ने दिया था, पर वो इन लॉज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने उनकी एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी की वजह से ये 2 लॉज एक्सप्लेन हो सके थे। तो उन साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, और उनकी एटॉमिक थ्योरी के बारे में ही हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही थी, हर एक मैटर, भले ही वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, ये सभी एटम से बने हुए होते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पोस्टुलेट्स दिए थे। अब तुम कहोगे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट किसी चीज़ के बारे में कोई कही हुई बात होती है जो कि सच होती है, यानी कि फैक्ट्स जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। तो वैसे ही पोस्टुलेट्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताती है। तो उन्होंने पहली पोस्टुलेट में ये कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो हर एक चीज़ यानी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये हो गया उनका पहला पोस्टुलेट। और हमारा दूसरा पोस्टुलेट है, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड
इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर ना ही तो एटम्स क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो तो सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट कि एटम इनडिविजिबल होता है और ना ही हम एटम को बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। एंड थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हम एक एलिमेंट के एटम्स को लें तो उन एटम्स का मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन का, यानी कि O2। ये दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो ये पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये दोनों एटम्स हैं, इन दोनों का मास एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, तो दूसरे ऑक्सीजन एटम का मास भी 16 AMU होगा। और जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले एटम की है वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज इस दूसरे वाले एटम की ही होगी। ये कहता है तीसरा पोस्टुलेट। और हमारा फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है अलग अलग तरह के, यानी हम एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लेते हैं एंड एक ऑक्सीजन एलिमेंट ले लेते हैं, तो जो इनके एटम्स हैं उनका मास अलग होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ये तो बहुत सिंपल बात है। यानी हाइड्रोजन का मास 1 AMU है पर ऑक्सीजन का मास 1 AMU नहीं है, उसका मास 16 AMU है। और जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की है वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की नहीं है। यही कहता है हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। और हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, H2O को ही ले लेते हैं। तो H2O यानी वाटर एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स है। तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड एक ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो वो आएगा 2:1, यानी दो हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो है होल नंबर्स का, यानी 1 2। ये क्या है? होल नंबर्स हैं। तो ये पोस्टुलेट ये कहता है कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं उनका रेशियो हमेशा होल नंबर ही होता है। एंड हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ पोस्टुलेट ये कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसे समझने के लिए हम एक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। हम लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके अंदर एक कार्बन है एंड दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हम कहीं से भी भले ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड ले लें, उसके अंदर एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलेंगे। तो ये पोस्टुलेट यही बात कह रहा है कि जो रिलेटिव नंबर है एंड काइंड ऑफ एटम है वही कंपाउंड के अंदर पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहते हैं, यानी कांस्टेंट रहते हैं। तो देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम एंड दो ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो कार्बन के होंगे या तो ऑक्सीजन के होंगे। उसके अंदर हाइड्रोजन के तो एटम आने से रहे। तो इसे ही हम कहते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट। तो ये हो गए डाल्टन सर के सारे पोस्टुलेट्स। तुम्हारे सामने एक टेबल आ रही है, इसे तुम देखो। इसके अंदर है सारे एलिमेंट्स 1 से लेके 20 तक। अगर तुम इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लो तो ये चैप्टर तुम्हें मक्खन की तरह लगेगा। तो तुम किसी भी एलिमेंट को उठा लो। हम उठा लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड उसका एटॉमिक मास है 1। और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 एंड उसका एटॉमिक मास है 4, यानी एटॉमिक नंबर का डबल। तो तुम इस टेबल के अंदर देखो, ऐसे तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जिन जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल नहीं है उनका एटॉमिक मास याद कर लो, और जो सारे बच जाएंगे उनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल होगा। अगर तुम इन्हें एक बार सीक्वेंस में याद कर लो तो तुम्हारे मज़े लग जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है
तो अगर तुम्हें ये टेबल सीक्वेंस के अंदर याद होगी तो तुम ऐसे बोलोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आया है 7वें नंबर पे और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसका डबल, तो तुम बोल दोगे 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14। ऐसे तुम इस टेबल को याद कर लोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो कृपया करके इस टेबल को याद कर लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप, हम इस एपिसोड को एक कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू ने सोचा कि वो एक बिजनेस खोल लेता है। उसने कहा कि वो अब फ्रूट्स बेचेगा। उसके घर पे फ्रूट्स का गार्डन था, तो उसने सोचा कि वो फ्रूट्स बेचेगा घर घर जाके। तो उसके सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो अब फ्रूट्स का मास कैसे निकालेगा। भाई उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट की यूनिट ही नहीं थी, जैसे कि केजी। तो हम आज केजी के अंदर फ्रूट्स का वेट निकालते हैं, तो वैसी यूनिट यानी केजी जैसी यूनिट उसके पास तो कोई थी नहीं। तो बाद में राजू ने इसकी एक सॉल्यूशन निकाल लिया। राजू के पास एक वाटरमेलन था और कुछ फ्रूट्स थे। तो राजू ने कहा कि ये वाटरमेलन 12 यूनिट्स का है, यानी 12 यूनिट मास का है। फिर राजू ने क्या किया कि उस वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसेस कर लिए। तो पूरा वाटरमेलन 12 यूनिट मास का था। तो ये एक पीस कितने मास का होगा भाई? ये 1 यूनिट मास का ही तो होगा, क्योंकि ये 12 इक्वल पीसेस है। मान लो कि एक का मास 1 यूनिट है, तो 12 का मास 12 यूनिट होगा, एंड उतना ही तो मास इस वाटरमेलन का है। तो इस एक पीस का मास है 1 यूनिट। और बाद में उसने क्या किया कि एक एप्पल को लिया, तराजू के एक साइड में रख दिया, एंड उस वाटरमेलन के पीस को एक साइड रख दिया। और उसने देखा कि इन दोनों का वेट इक्वल है, यानी कि एप्पल 1 यूनिट मास की है। समझ रहे हो? एंड बाद में उसने लिया बनाना, एंड बनाना के उस साइड, तराजू के उस साइड एक पीस रख दिया। उसने देखा कि अभी भी बनाना भारी है। उसने फिर से एक और पीस रख दिया। तब उसने देखा कि इनका वेट इक्वल है। तो उसने ये कहा कि मास ऑफ बनाना 2 यूनिट है। तो ऐसे राजू ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया एंड वो फ्रूट्स बेचने लग गया। तो यहाँ पे राजू ने क्या किया, राजू ने जो वाटरमेलन के मास को एक स्टैंडर्ड की तरह यूज करा एंड उससे सारे फ्रूट्स का मास निकाल लिया। तो ऐसे ही हम एटम्स के लिए करते हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड एक सिंगल एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसके लिए, जैसे कि राजू ने वाटरमेलन को एक स्टैंडर्ड बनाया था, वैसे ही हम कार्बन 12 आइसोटोप का यूज करते हैं। तो मान लो कि एक कार्बन एलिमेंट है और इस कार्बन एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 एंड एक होता है कार्बन 14। इन तीनों टाइप्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो अगर एक एलिमेंट है एंड उसके अलग अलग फॉर्म्स है तो उन फॉर्म्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। हम जो कार्बन का 12th आइसोटोप होता है उसको एक स्टैंडर्ड की तरह मानेंगे एंड उसके जो मास है उसकी मदद से सारे एटम्स का मास निकालेंगे। तो जैसा कि राजू ने करा था, राजू ने वाटरमेलन के 12 पीसेस करे थे, तो हम भी इस कार्बन 12 आइसोटोप के 12 पीसेस करते हैं और ये सारे पीसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एक आइसोटोप का 12 यूनिट मास है एंड हमने इसके 12 इक्वल पीसेस करे हैं। तो इस एक पीस का मास कितना होगा, जरा सोचो। इस एक पीस का मास भी 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि 12 को हमने 12 इक्वल पीसेस के अंदर डिवाइड करा, तो आंसर तो 1 ही आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 1। इस एक पीस का मास है 1 यूनिट। तो जब हमारे साइंटिस्ट ने इस एक पीस का मास एंड जो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कंपेयर करा,
तो उनने जाना कि इस पीस का एंड हाइड्रोजन के जो एटम का मास है वो इक्वल है। अब हमारे साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि जो ये हाइड्रोजन का मास है वो एक यूनिट है, एंड उनने इस यूनिट को नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। और उन्होंने बाद में जब हीलियम का मास एंड इन पीसेस का मास कंपेयर करा तो उन्हें ये पता चला कि इन 4 पीसेस का मास एक हीलियम के एटम के मास के बराबर होता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि इस हीलियम के एटम का मास 4 यूनिट्स है यानी 4 AMU है। तो ऐसे उन्होंने सभी एटम्स का मास निकाल लिया। ये कुछ एटम्स है जिनका उन्होंने ऐसे मास निकाला। तो जो ये एटॉमिक मास यूनिट होती है उसे हम आज के ज़माने में सिर्फ U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी AMU को सिर्फ हम U लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इस एक कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना है, 12 यूनिट्स है यानी 12 AMU है। तो अगर हम इस 12 को इस साइड भेज दें तो यहाँ पे ये 12 यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इधर जाएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब वो इस साइड आएगा तो वो 1/12 हो जाएगा। तो एक AMU किसके इक्वल होगा, एक AMU 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होगा। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो कार्बन का 12 आइसोटोप होता है उसका जो मास होता है उसके 1/12 के बराबर होती है। तो तुम इस चीज़ को अच्छे से याद रखना कि एक AMU 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होती है। तो ये था एटॉमिक मास। अगर समझ में आया है तो ये लाइक करो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम्हें समझ में आया है। तो मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक मेटल है एंड दूसरा नॉन मेटल है। तो हम ले लेते हैं NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड को। इसके अंदर जो सोडियम है वो मेटल है एंड जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कुछ चार्ज स्पीसीज होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर चार्ज होता है। उन चीजों को हम कहते हैं आयंस। तो जो ये NaCl है इसके अंदर कुछ चार्ज स्पीसीज है एंड उन चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। तो हम आयंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, compounds composed of metals and non-metals contain some charged species. The charged species are known as ions. यानी एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल है एंड दूसरा नॉन मेटल है तो उसके अंदर कुछ चार्ज स्पीसीज होगी यानी कुछ चार्ज चीज़ें होंगी एंड उन चार्ज चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। आयन के 2 बच्चे होते हैं यानी आयन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कैटायन एंड दूसरा एनायन। तो आयंस होती है वो क्या होता है, चार्ज स्पीसीज होती हैं। तो वो चार्ज 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो जो कंपाउंड होता है उसके अंदर भी ये 2 चार्जेस होते हैं। तो जिस चीज के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं एंड जिस चीज के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं। तो NaCl के अंदर जो Na है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी जो Na+ है वो क्या है, कैटायन है एंड जो Cl है यानी Cl- नेगेटिव वो क्या है, एनायन है। तो इन्हें हम कहते हैं आयंस। अब तुम कहोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है एंड कौन सी नेगेटिवली चार्ज है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल होता है एंड दूसरा नॉन मेटल होता है तो उसके अंदर जो चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होती है वो पहले लिखी जाती है एंड जो नेगेटिवली चार्ज होती है वो बाद में लिखी जाती है। जैसे कि Na पॉजिटिवली चार्ज है, Na कौन है, सोडियम, तो हमने उसे पहले लिखा एंड Cl नेगेटिवली चार्ज है तो हमने उसे बाद में लिखा। तो हर केस के अंदर हम जो पॉजिटिवली चार्ज चीज़ होती है उसे पहले लिखते एंड नेगेटिवली चार्ज चीज़ को बाद में लिखते हैं। एंड हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो मेटल होता है यानी Na मेटल है एंड Cl नेगेटिवली चार्ज है एंड वो क्या है, नॉन मेटल है। अगर हम एक और एग्जांपल लें CaO का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का, तो उसके अंदर Ca क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि वो पहले लिखा जा रहा है एंड O क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज क्योंकि वो बाद में लिखा जा रहा है। एंड यहाँ पे Ca क्या है, मेटल है, तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पे Ca क्या है, कैटायन है एंड जो O है यानी ऑक्सीजन वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। तो ये है आयंस का कंसेप्ट।
तो इस एपिसोड में इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जल्दी आ जाना। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। इस एपिसोड में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं एक कंपाउंड का। अब तुम कहोगे कि ये केमिकल फॉर्मूला आखिरकार होता क्या है, नाम तो सुना हुआ है। तो जो एक कंपाउंड होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है यानी बनावट, उसे अगर हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहेंगे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है एक कंपाउंड का, वो उस कंपाउंड की कंपोजिशन यानी बनावट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कैसे कंपाउंड बना हुआ है वो हमें उस केमिकल फॉर्मूला से पता लग सकता है। तो एक केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए एंड एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं सिंबल्स की। तो हम फॉर्मूला के अंदर जो एलिमेंट का नाम होता है उसकी जगह उसका सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करेंगे, कार्बन के लिए C यूज़ करेंगे एंड ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें सिंबल्स पता होने ज़रूरी होते हैं। और हमारी दूसरी चीज़ है वैलेंसी। तो ये वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, अब भाई कंबाइन किसके साथ होगा? दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। एंड वैलेंसी ये चीज़ बताती है कि कैसे एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होंगे। इसे समझने के लिए हम वैलेंसी को हाथों की तरह मान लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे एटम्स के भी हाथ होते हैं, उन्हें हम वैलेंसी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यह हाइड्रोजन एंड इसकी एक वैलेंसी है, तो इसका एक हाथ होगा एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन के कितने हाथ होंगे? 2 हाथ हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन के जितने भी हाथ हैं उन सभी हाथों को हाइड्रोजन के हाथों से मिला दें तो हाइड्रोजन का तो एक ही हाथ है पर ऑक्सीजन के 2 हाथ हैं। तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे इस एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होने के लिए। तो हम ऐसे दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन कर देते हैं एक ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो ये एक कंपाउंड बन गया। हमें ये कैसे पता चला कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे? ये हमें ऑक्सीजन के हाथों से पता चला। एंड यहाँ पे हाथ क्या है? वैलेंसी है। तो वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा। तो ये होगी वैलेंसी। एंड जो ये वैलेंसी है वो भी हर एक एटम की हमें पता होनी चाहिए। इसकी वजह से ही तो हम उनके केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। तो ये तुम्हारे सामने एक टेबल आ रही है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी है एंड उनके सिंबल्स है। तो तुम इसे एक बार लिख लो। केमिकल फॉर्मूला बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो जो कैटाइन होती है या जो मेटल होता है उसे हम हमेशा पहले लिखते हैं एंड जो एनाइन होती है या नॉन मेटल वो हम बाद में लिखते हैं। तो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है एंड जो एनाइंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। हम हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उन्हें हम पहले लिखेंगे एंड जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उन्हें हम बाद में लिखेंगे। तो हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं नाइट्रोजन क्लोराइड का। तो इसके अंदर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के एटम्स है। तो हम नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के सिंबल्स ऐसे ऊपर लिख देते हैं एंड उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिख देते हैं।
तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है +3 एंड क्लोरीन की -1। तो जो ये क्लोरीन की वैलेंसी है उससे हम ऐसे एक एरो बनाएंगे जो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, एंड +3 से भी एक एरो बनाएंगे जो क्लोरीन के सिंबल तक जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो n के साथ हम 1 को लिख देंगे, यानी Na उसके बाद में 1, ये क्लोरीन के नीचे वाला 1, एंड जो Cl है उसके बाद में इस 3 को लिख देंगे। तो ये बन जाएगा N1Cl3। अगर हम इसे सिंपली ऐसे लिख दें NCl3, इनका कोई मतलब तो है ही नहीं, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। और तुम इस चीज का ध्यान देना कि जो ये प्लस एंड माइनस के साइंस है ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज चीज है एंड ये नेगेटिवली चार्ज चीज है। इन प्लस माइनस का फॉर्मूला के अंदर कोई भी यूज नहीं होता। तो हमारे नाइट्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया NCl3, ये इसका फॉर्मूला बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला बना के देखते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो ऐसे एरो बना देते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ हम क्या लिखेंगे 1, तो हम इसे डायरेक्टली Mg भी लिख सकते हैं। एंड जो Cl है उसके साथ हम क्या लिखेंगे 2, तो ये बन जाएगा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं MgCl2। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के देखते हैं। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के सिंबल्स लिख देते हैं एंड उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिख देते हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 एंड जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी भी -2 होती है। एंड हम एरोज बना देते हैं -2 से कैल्शियम के सिंबल तक एंड +2 से ऑक्सीजन के सिंबल तक। तो कैल्शियम के साथ हम लिख देंगे 2 एंड ऑक्सीजन के साथ भी 2 लिख देंगे एंड हम इन दोनों 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा CaO। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो कि होता है CaO। तो ऐसे हम कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। भले यहाँ पे 3 एंड 3 होता तो उसे भी हम कैंसिल कर देते हैं, पर अगर एक 2 होता एंड एक 3 होता तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला बना के देखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 एंड जो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है वो होती है -1। इस पूरे OH के ऊपर -1 का चार्ज है। तो ऐसे एटम्स के ग्रुप जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज होता है उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। यानी कि मैग्नीशियम एक आयन है एंड जो OH है वो भी एक आयन है एंड उस OH आयन का क्या टाइप है, वो है पॉली एटॉमिक आयन। तो ये पॉली एटॉमिक आयन होती क्या है भाई? पॉली एटॉमिक आयन एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो OH एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स है एंड इस पूरे के ऊपर एक चार्ज है -1 का। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो मैग्नीशियम के साथ 1 होगा यानी Mg एंड उसके बाद में जो OH है इस पूरे के साथ 2 होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं MgOH एंड ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 O के साथ भी है एंड H के साथ भी है। अगर तुम सीधा OH2 लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं एंड 2 हाइड्रोजन होते हैं। पर अगर हम MgOH2 लिख दे सीधा तो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है। पर ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे पॉली एटॉमिक आयन के लिए। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। इसे हम पढ़ेंगे होल ट्वाइस। अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम एंड कार्बोनेट के हम सिंबल्स लिख लेते हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड कार्बोनेट का होता है CO3। तो फिर से ये कार्बोनेट क्या है? पॉली एटॉमिक आयन, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है जिनके ऊपर एक चार्ज है जो कि है -2। तो Na के साथ 2 लिखा जाएगा, तो Na2 एंड CO3 के पास बन जाएगा। तो ये बन जाएगा Na2 ब्रैकेट के अंदर CO3 एंड बाहर 1। तो हम इसे डायरेक्टली Na2CO3 भी लिख सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला बना के देखते हैं क्यूप्रिक सल्फेट का। तो Cu एंड SO4 इनके सिंबल्स है। सल्फेट फिर से एक पॉलीएटॉमिक आयन है
तो कॉपर की वैलेंसी होती है प्लस की 2 एंड जो सल्फेट है उसकी माइनस की 2 वैलेंसी होती है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे Cu के साथ 2 एंड SO4 के ब्रैकेट के बाहर 2 यानी Cu2SO4 होल ट्वाइस। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारे पास क्या आएगा CuSO4। बस तुम्हें ये एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं यानी दो अलग अलग एटम्स के ऊपर एक चार्ज होता है तो उनके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब मैंने तो तुम्हें इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए, अब तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो कहीं से भी इन्हें उठा लेना एंड शुरू हो जाना, जिससे तुम इन्हें बहुत अच्छे से कर सकोगे। एंड कुछ प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो जल्दी आ जाना। आज हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप, इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हम मोल कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे 2 वीडियोस में। तो अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि एक एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास, वैसे ही जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मास एक मॉलिक्यूल का होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, यानी कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 1। वैसे ही अगर हम H2O का मास निकाल लें तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो इसे निकालना बहुत ही आसान है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उन सभी एटम का मास हम ऐड कर देते हैं एंड वो इस मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे H के बाद में 2 लगा हुआ है, तो इस 2 का यही मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 H है यानी हाइड्रोजन के एटम्स है एंड एक सिंगल O है यानी कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 × इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 हाइड्रोजन के लिए 2 लगा देते हैं। अब जो हाइड्रोजन का मास है उसे लिख देते हैं जो कि होता है 1U एंड उसके बाद में जो ऑक्सीजन का मास है उसे भी ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम है तो इसे लिखेंगे 1 × जितना ऑक्सीजन का मास है उसे लिख देते हैं, वो है 16U। तो 2 और 16 को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 18। तो वाटर के मॉलिक्यूल का मास होता है 18U। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो हम मॉलिक्यूलर मास को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of atomic masses of all the elements in a molecule of a substance। तो जो ये मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मास होता है एंड वो मास हम कैसे निकालते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का जो एटॉमिक मास होता है उसे ऐड कर देते हैं एंड वही बन जाता है मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल का। तो जैसा कि H2O के अंदर वाटर एक सब्सटेंस था एंड वाटर H2O के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हमने H2O का मास निकाल लिया एंड वो कैसे निकाला, जिसके अंदर जितने भी एटम्स थे उन सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास था उसे हमने ऐड कर दिया एंड वही से निकल गया हमारा मॉलिक्यूलर मास H2O का। तो हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल के देखते हैं। तो CO2 के अंदर O के बाद में 2 लगा हुआ है यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है। तो CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स है एंड एक कार्बन एटम है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम जो इसके अंदर एटम्स है उनका एटॉमिक मास ऐड कर देते। तो कार्बन का मास होता है 12U एंड जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका मास होता है 16U। तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का सम होगा। तो CO2 का एटॉमिक मास 1 × मास ऑफ कार्बन यानी एक कार्बन एटम का मास एंड उसके साथ हम 2 × मास ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी 2 ऑक्सीजन एटम का मास, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन है तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो 12 × 1 क्या होगा 12 एंड 16 × 2 क्या होगा 32। तो अगर हम 12 और 13 को ऐड करते हैं तो जो CO2 का एटॉमिक मास होगा
वो होगा 44 यू यानी कि यूनिफाइड मास, जो कि हम AMU की जगह पे यूज करते हैं। तो जो एक CO2 का मॉलिक्यूल होता है उसका मास कुछ 44 यू के बराबर होता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जैसे CO2 के अंदर C एंड दो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल बन गया। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऐसे मॉलिक्यूल नहीं बनाते, तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं क्रिस्टल्स। तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस कोई भी चीज जिसके अंदर चार्ज है उसे हम आयन कहेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ये है NaCl, यानी NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। तो हम इसका मास तो निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो NaCl का फॉर्मूला है उसके अंदर जो एटम्स है उनका मास निकाल लेते हैं। तो Na का मास होता है 23 एंड जो Cl होता है, क्लोरीन होता है, उसका मास होता है 35.5। तो हम मास ऑफ NaCl क्या होगा? 1 इंटू मास ऑफ Na प्लस 1 इंटू मास ऑफ Cl, क्योंकि यहाँ पे एक Na का एटम है एंड एक Cl का एटम है। तो ये हो जाएगा 23U प्लस 35.5U, जिन्हें ऐड करने पे हमें मिलेगा 58.5U। तो हमने NaCl का मास निकाल लिया 58.5U। तो हमने ये मास कहाँ से निकाला? हमने ये मास इस फॉर्मूले से निकाला, ना कि मॉलिक्यूल से, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने ये मास फॉर्मूले से निकाला, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। जो NaCl है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता, वो क्रिस्टल के अंदर होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम जो फॉर्मूला होता है उससे ही उसका मास निकाल देते हैं। तो इस फॉर्मूला से निकाले हुए मास को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। एंड हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है एक सब्सटेंस का, वो उस कंपाउंड के जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है उसका सम होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला यूनिट मास का यूज करते हैं। एंड जो मॉलिक्यूलर मास होता है एंड फॉर्मूला यूनिट मास होता है उसे कैलकुलेट करने का तो एक ही तरीका है, जैसा कि अभी हमने करा। बस फॉर्मूला यूनिट मास ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला यूनिट मास। अब तुम कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल है एंड दूसरा नॉन मेटल है, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि NaCl के अंदर जो Na है वो है सोडियम एंड ये क्या है? मेटल है। एंड जो Cl है वो है नॉन मेटल। अगर हम एक और एग्जांपल ले कैल्शियम ऑक्साइड का, तो जो कैल्शियम होता है वो होता है एक मेटल एंड जो ऑक्सीजन होता है वो एक नॉन मेटल। तो ये है एक आयोनिक कंपाउंड। तो हमने इधर उधर की बातें तो बहुत कर ली, अब सीधा मोल पे चलते हैं कि एक मोल होता क्या है। तो जो ये मोल होता है वो एक नंबर है। तो एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 किसी भी चीज का होता है। तो जैसे हम डजन का यूज करते हैं तो एक डजन में 12 चीज होती है, वैसे ही जो एक मोल होता है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें आ जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोल ऑफ बनानाज है, तो उस वक्त मेरे पास कितने बनानाज है? 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज है। जैसे ये डजन वाले केस के अंदर होता है, एक डजन में 12 बनानाज होते हैं। तो ये मोल डजन की तरह तुम देखो, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो ये 6.022 इंटू 10⁻23 है इसे हम अवोगाद्रोस नंबर कहते हैं। तो अगर मैंने कहा मेरे पास एक मोल ऑफ एटम्स है, तो उस वक्त मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। एंड अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस वक्त भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मोल 6.022 इंटू 10 पार्टिकल्स होता है। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो जैसे एटम के लिए हम एटॉमिक मास यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, वैसे ही जो मोल होता है उसके लिए हम मोलर मास यूज करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक मोल ऑफ एटम्स है, तो वहां पे मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। एंड अगर मैं उन सभी एटम्स
का मास निकालूं, यानी एक मोल ऑफ एटम का मास निकालूं, तो वो कहलाएगा मोलर मास। एंड इस मोलर मास के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास एंड दूसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो हम एटम के लिए यूज करते हैं। तो जैसा अभी मैंने कहा कि मेरे पास एक मोल ऑफ एटम है एंड मैंने उसका मास निकाला, तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। एंड अगर एक एटम की जगह मैं मॉलिक्यूल को ले लूं एंड एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास निकालूं, तो उस वक्त वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कई लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है भाई, पर हमारे इसके अंदर नाम में तो सब कुछ रखा है। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एक मोल ऑफ एटम का मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास। तो ये तो क्लियर होगा। अब तुम कहोगे कि कैसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो एक एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको ग्राम में चेंज कर देना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास निकाल लूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास निकालें तो जो U है उसकी जगह हम G लगा देंगे यानी ग्राम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 ग्राम। तो जो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है वो होता है 1 ग्राम। तो ऐसे हम जो U है उसको G से चेंज कर देते हैं एंड वो बन जाता है मोलर मास। तो अगर कहीं पे मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U, तो तुम ये समझ लेना कि वहां पे बात हो रही है एटॉमिक मास की एंड वो मास एक हाइड्रोजन एटम का है। और कहीं पे ये लिखा वो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो ये समझ लेना कि वहां पे मोलर मास है। एंड एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो वहां पे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मास लिखा हुआ है। तो इन दोनों चीजों में इतना फर्क है। एक U एंड G के अंदर अगर U है तो वहां पे एक एटम का मास है। अगर कहीं पे G लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वहां पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास लिखा हुआ है। तो ये सेम चीज मॉलिक्यूलर मास के साथ होती है। तो अगर हम किसी चीज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं यानी कि किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो U है वो G के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी जो एटॉमिक मास की यूनिट है उसे हम ग्राम से चेंज कर देंगे। जैसा कि अभी हमने ग्राम एटॉमिक मास के लिए करा। तो मान लो कि H2O का मास है 18U। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो H2O का ग्राम एटॉमिक मास होगा 18G यानी ग्राम, 18 ग्राम। तो फिर से जो ये 18U है वो एक H2O मॉलिक्यूल का मास है, पर जो ये 18G है ये 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स का मास है, यानी कि ये 1G इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास है। तो ये फर्क होता है U एंड G के अंदर। जिसके अंदर U होता है वो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, पर जिसके अंदर G लिख जाता है तो वहां पे मोलर मास होता है। तो बस इस एपिसोड में यही हमें डिस्कस करना था। अब अगले एपिसोड में फॉर्मूला देखेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे तुम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो जल्दी आ जाओ ना। आज हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए अब इस वीडियो में हम वही उसी मूल कंसेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एप्पल है तो उसका मास 1 इंटू मास ऑफ एप्पल होगा, यानी एक एप्पल का मास। अगर मेरे पास 2 एप्पल्स है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 इंटू मास ऑफ एप्पल, यानी 2 एप्पल्स का मास, जो कि इक्वल टू होगा मास ऑफ 2 एप्पल। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स इंटू मास ऑफ एप्पल इज इक्वल टू टोटल मास। तो मान लो कि मेरे पास एक बास्केट है, उसके अंदर बहुत सारी एप्पल्स है। तो मैं उन सब का मास कैसे निकालूंगा? तो उन सब के लिए मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ।
तो नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू मास ऑफ एप्पल, यानी कि जितनी भी इसके अंदर एप्पल्स है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो मास है एप्पल का, तो वो मुझे क्या देगा, मास, टोटल मास, इस बास्केट का टोटल मास देगा। तो ये सेम चीज हम मोल कंसेप्ट के अंदर यूज करेंगे। जो ये नंबर ऑफ एप्पल्स है उनकी जगह हम नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं, एंड जो ये मास ऑफ एप्पल है उसकी जगह मोलर मास लिख देते हैं, एंड जो ये टोटल मास है उसे हम गिवन मास से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये गिवन मास क्या है? ये गिवन मास जो क्वेश्चन में तुम्हें मास दिया हुआ होता है उसे हम गिवन मास कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि जो ये मोलर मास है वो इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इस साइड जाएगा तब वो डिवाइड होगा, तो ये गिवन मास से डिवाइड होगा, तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख लिया। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो गिवन मास होता है उसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो ये मोलर मास होता है उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह n लिख सकते हैं स्मॉल n, एंड गिवन मास की जगह स्मॉल m लिख सकते हैं, एंड मोलर मास की जगह कैपिटल M। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये हमें मिल गया एक फॉर्मूला। तो हमें एक फॉर्मूले की और जरूरत होगी, तो उसे बना के देखते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 48 बनानाज हैं एंड तुम्हें पता है कि एक डजन के अंदर 12 बनानाज आते हैं, एंड किसी ने पूछ लिया कि 48 बनानाज के अंदर कितने दर्जन है, उस वक्त तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास जितने भी बनानाज है उन सभी को जो 12 है उससे डिवाइड कर दोगे ना, यानी कि तुम्हारे पास 48 बनानाज है, तो तुम एक डजन के अंदर जितने भी बनानाज होते हैं उन सभी को इन सभी से डिवाइड कर दोगे, यानी 48 को 12 से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ डजन हमारे पास 48 अपॉन 12 आ जाएगा। एंड हमें पता है 12 4 जा 48, तो इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डजन हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 48 बनानास के अंदर कितने डजन है? 4 डजन है। तो ये सेम चीज हम मोल के लिए करते हैं। तो एक डजन में 12 बनानास आ गए, तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास आएंगे। तो हम इस फॉर्मूला के अंदर डजन को मोल से रिप्लेस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ बनानास उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो मोल होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड जो ये नंबर ऑफ बनानास इन अ डजन है उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। अगर तुम्हें याद है तो इस नंबर को हम कहते हैं अवोगाद्रोस नंबर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो होंगे जो तुम्हें दिए हुए होंगे कि इतने पार्टिकल्स तुम्हें दिए हुए हैं, अब बताओ कि इनके अंदर कितना मोल है, एंड जो ये अवोगाद्रोस नंबर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें फिर से एक फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स है उसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो ये अवोगाद्रोस नंबर है उसे हम NO से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NO। तो हमें मिल गए दो फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड ये दूसरा वाला है जो ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर। तो अगर तुम्हें मास दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं तो उस वक्त तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे, पहले वाले फॉर्मूले को, एंड अगर कहीं पे पार्टिकल्स दिए हुए तो उस वक्त तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो इन दोनों फॉर्मूला के अंदर तुम देख सकते हो कि जो मोलर मास है उसे हमें निकालना पड़ेगा, एंड जो अवोगाद्रोस नंबर है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब बची दो चीजें। तो अगर क्वेश्चन में मास दे देगा तो वो मोल पूछ लेगा, एंड अगर वो मोल दे देगा तो वो मास पूछ लेगा। एंड सेम चीज इस फॉर्मूले के साथ भी हो सकती है। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे तो वो फिर से नंबर ऑफ मोल पूछ लेंगे, एंड अगर वो नंबर ऑफ मोल दे देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लेंगे। तो बस इसके बेसिस पे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तुम इस फर्स्ट फॉर्मूले को देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास है, एंड गिवन मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। एंड ये दूसरा फॉर्मूला भी सेम चीज बता रहा है, ये बता रहे नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये पहले वाला फॉर्मूला भी नंबर ऑफ मोल्स ही तो बता रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रोस नंबर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही चीज बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये एंड ये इक्वल है, तो ये बन जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन NO। तो हमें ये एक और फॉर्मूला मिल गया, तो इसे हम आगे यूज करेंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, एंड हमें मास दिया हुआ है, तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें दिया हुआ है गिवन मास 52 ग्राम, तो हमें मोलर मास भी चाहिए होगा, तो उसे निकाल लेते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है, कितना होता है, वो होता है 4U। हम मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी यूनिट U को चेंज कर देते हैं G के अंदर, तो वो मोलर मास इसका क्या हो गया 4G, और हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो वो फॉर्मूला लिख देते हैं n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इन्हें डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 13। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर 13 मोल होते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10 raised to power 23 हीलियम एटम्स। तो हमें दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है जो है 12.044 into 10 raised to power 23, एंड हमें पता है अवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 के इक्वल होता है। तो अब हमें सिर्फ इन्हें फॉर्मूला के अंदर रखना है, तो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n अपॉन NO, एंड ये कैपिटल N क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 12.044 into 10 raised to power 23, ये तो हमें दिया हुआ है ना। एंड जो NO है, NO यानी अवोगाद्रोस नंबर, उसकी वैल्यू लगा देते हैं, जो कि 6.022 into 10 raised to power 23। तो 10 raised to power 23 से 10 raised to power 23 कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 2। तो 12.044 into 10 raised to power 23 हीलियम एटम्स के अंदर 2 मोल्स होते हैं। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ N यानी नाइट्रोजन। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 3.011 into 10 raised to power 23। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास। तो पहले वाले फॉर्मूला के अंदर मोल एंड मास के बीच का रिलेशन है, एंड दूसरे वाले फॉर्मूला के अंदर पार्टिकल्स एंड मोल के बीच का रिलेशन है। अब मास एंड पार्टिकल के बीच का रिलेशन कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, तो जो हमने फॉर्मूला बनाया था कंबाइन करके उस फॉर्मूले से ही हम निकालते हैं। तो वो था स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन NO। इस फॉर्मूला के अंदर स्मॉल m है गिवन मास एंड कैपिटल M है मोलर मास, एंड n है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड NO है अवोगाद्रोस नंबर। तो हमें निकालना क्या है, हमें मास निकालना है। तो इस स्मॉल m को इधर ही रख देते हैं, एंड जो कैपिटल M है उसे उस साइड भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू n अपॉन NO इंटू m कैपिटल M। तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अवोगाद्रोस नंबर है, पर हमें मोलर मास निकालना होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, तो इसकी यूनिट चेंज कर देते हैं, एंड वही बन जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास नाइट्रोजन का हो जाएगा 14G। तो इस फॉर्मूला के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.011 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 raised to power 23 into 14G। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 7G, यानी कि 3.011 into 10 raised to power 23 नाइट्रोजन के एटम्स का मास होता है 7 ग्राम। तो हमने इसके अंदर क्या यूज करा, जो पहले वाले 2 फॉर्मूलाज थे उनको कंबाइन करा हुआ फॉर्मूला था उसे यूज करा। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इनटू 48 ग्राम ऑफ सॉलिड फास्फोरस P4। तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स निकालना है, यानी कि पार्टिकल्स निकालना है, एंड हमें दिया हुआ है मास। तो इसके लिए भी हम जो कंबाइन करा हुआ फॉर्मूला था उसे यूज करेंगे। मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा, तो मोलर मास हम मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है उसको G से चेंज कर देते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है P4 का वो होता है 13:4, क्योंकि P4 के मॉलिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स होते हैं, एंड एक फास्फोरस एटम का मास होता है 30U। तो 4 फास्फोरस का मास होगा 13:4 जो कि होता है 120U। तो मोलर मास ऑफ P4 इज इक्वल टू 120 ग्राम आ जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, उसके लिए हम कंबाइन करा हुआ फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन NO।
तो हमें जो चीज निकालनी है उसे एक साइड ले लेते हैं एंड जो वैल्यूज पुट करनी है उन्हें एक साइड ले लेते हैं। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। एंड जो ये NO है तो इसे हम इस साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू NO। तो इन सभी की वैल्यूज लिख देते हैं। तो स्मॉल m यानी कि गिवन मास जो कि 248 ग्राम्स एंड कैपिटल M यानी कि मोलर मास जो कि 120 ग्राम्स एंड NO है अवोगाद्रोस नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 12.445 इंटू 10⁻23। तो ये गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि 12.445 इंटू 10⁻23 है, यानी कि 248 ग्राम ऑफ सॉलिड फास्फोरस के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है। तब क्वेश्चन के अंदर एटम्स का भी पूछा हुआ है। तो एटम्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। इसके अंदर दिया हुआ भी है P4, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स है। तो अगर एक मॉलिक्यूल अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो एटम्स कितने होंगे, हम सिंपली इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो वो निकल आएगा ना। तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले इसे समझने के लिए, तो मान लो कि हमारे पास एक बास्केट है एंड उसके अंदर हमने डाल दी एप्पल्स, वो भी 4 डाल दी। तो ये बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स है। तो मैं कहूँ कि मेरे पास ऐसी 10 बास्केट्स है, यानी कि ऐसी बास्केट जिनके अंदर 4 एप्पल है, वैसी बास्केट मेरे पास 10 है। और मुझे ये बताना है कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो मैं क्या करूंगा, या तुम क्या करोगे इस वक्त, तुम क्या करोगे 10 इंटू क्या करोगे, जितने एक बास्केट के अंदर एप्पल है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना। जो ये 10 इंटू 4 जो ये आ जाएगा 40, यानी कि 10 बास्केट के अंदर 40 एप्पल्स है। तो ये सेम चीज़ हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के लिए करते हैं। तो जैसे एक बास्केट है वैसे एक मॉलिक्यूल होता है, एंड जैसे एप्पल्स है वैसे एटम्स होता है। जैसे कि एक बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स थी, वैसे ही फास्फोरस P4 के अंदर एक P4 के मॉलिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स है। एंड हमने एप्पल्स का नंबर निकालने के लिए क्या करा था, जो नंबर ऑफ बास्केट थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितना नंबर ऑफ बास्केट के अंदर एप्पल्स थी। तो अब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स यानी कि बास्केट, एंड उससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स थी तो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा था, वैसे ही जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसे हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड जो ये नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल होता है उसे हम सिंपली एटॉमिसिटी कहते हैं। अब ये एटॉमिसिटी क्या है, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ तो पड़ा है, ये क्या होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि P4 के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स है, तो P4 की एटॉमिसिटी कितनी है 4। अगर CO2 है तो इसके अंदर एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3। तो इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। तो जो नंबर ऑफ फास्फोरस के एटम्स आएंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एटॉमिसिटी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने अभी निकाले थे जो कि इधर 12.445 इंटू 10⁻23 एंड मल्टीप्लाई कर दे रहे एटॉमिसिटी से जो कि है 4। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 49.780 इंटू 10⁻23। तो 248 ग्राम ऑफ सॉलिड फास्फोरस के अंदर 49.780 इंटू 10⁻23 फास्फोरस के एटम्स है, एंड इसके अंदर 12.445 इंटू 10⁻23 P4 के मॉलिक्यूल्स है। तो ये चीज तुम नोट कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला तुम्हें काम में आ सकता है कहीं पे भी। अब बात आती है तुम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान देना है कि एक तो तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, एंड दूसरी बात एंड के क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दी हुई है उसे लिखना है पहले, एंड जो पूछा है उसे लिखना है, और बाद में ये देखना है कि वो दोनों चीज़ें किस फॉर्मूला के अंदर हमें मिल रही है। अगर किसी फॉर्मूला के अंदर वो चीज़ें मिल रही है तो उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, एंड वही सही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मूल कंसेप्ट, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर कुछ